हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स नोटबुक। दोस्तों, आज हम भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण एवं तराई क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। आप ये मैप पे देख सकते हैं। ये मैप में ये है भाबर का क्षेत्र, और ये भाबर का क्षेत्र यहां पर आप देखें अगर ध्यान से, तो इसके नीचे यहां पर तराई क्षेत्र है, ये यहाँ पे तराई क्षेत्र है, और ये यहाँ पे दून वैली, यहाँ पर लघु हिमालय है। यानी दून वैली और लघु हिमालय के दक्षिण की ओर और तराई क्षेत्र के उत्तर की ओर जो है भाबर क्षेत्र है। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। 10 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यह शिवालिक से उतरने वाली नदी द्वारा लाए गए वजनी अवसादों जैसे कि कंकड़, पत्थर, मोटे बालू के निक्षेप से बना है। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ आगे बहा ले जाती है। लेकिन जैसे ही धरती थोड़ा समतल होती है, थोड़ा प्लेन सा एरिया आता है, तो नदी वहां पर उन बड़े पत्थरों को छोड़ देती है, और क्योंकि उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है, इस वजह से सिर्फ छोटे पत्थर, कंकड़ और जो मिट्टी है उसी को आगे लेकर जाती है। तो जो ये क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहां पर बड़े बड़े पत्थर नदियां छोड़ देती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये भाबर क्षेत्र है, और भाबर क्षेत्र में यहां पर ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, नदी ने इसको यहां पे छोड़ा हुआ है। यहां पे जो मिट्टी है वह उपजाऊ नहीं होती, इसलिए यहां पर फसलें नहीं उग सकती या बहुत ही कम उगती हैं। यहां पर झाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। भाबर क्षेत्र पूर्व में संकरा है और पश्चिम और उत्तर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्रों में चौड़ा है। इस क्षेत्र की जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है। छोटे बड़े कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण अनेक छोटी छोटी नदियां नाले छिप जाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी यदि ये चित्र अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये नदी है बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों के नीचे से फिर नदी बहती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। पर जैसे ही ये नदी तराई क्षेत्र में आती हैं तो पुनः दिखने लगती हैं, बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, दिखने लगता है जैसे इसमें पानी ज्यादा आ गया हो। लेकिन इसकी यही वजह है कि भाबर क्षेत्र में बड़े पत्थरों के नीचे ये नदियां दब जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में वापस आ जाती हैं। ये नदियां तराई क्षेत्र में पुनः दिखाई देती हैं। तो ये हमने भाबर क्षेत्र के बारे में जाना। अब जानते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र। भाबर के दक्षिणी क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पिछले मैप में देखा था कि ये भाबर क्षेत्र है यहां पर, और भाबर क्षेत्र तराई के उत्तर में है। तो जो तराई है वो भाबर के दक्षिण में होगा। तो तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण की ओर है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 10 से 25 किलोमीटर है। कहीं पे 10 किलोमीटर और कहीं पे जो है ये 25 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका फैलाव हरिद्वार के गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी नैनीताल के दक्षिणी भाग में भी है। यहां वर्षा बहुत अधिक होती है। तराई क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है, जिस वजह से यहाँ की जो भूमि है वो काफी दलदली है, और यहाँ पाताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं। तराई क्षेत्र का जो मिट्टी है, तराई क्षेत्र की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक उतनी ही उपजाऊ जितनी की गंगा के मैदान की है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सब फसलें होती हैं, खेती के लिए जमीन बहुत ही अच्छी है, और धान की खेती, गेहूं की खेती, सब प्रकार की, गन्ने की खेती भी यहाँ पे होती है। इस क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बोनिक पदार्थों में समृद्ध है, लेकिन फास्फेट की यहाँ पे कमी है। तो यहाँ की जो मिट्टी है ये इसकी विशेषता है कि नाइट्रोजन और कार्बोनिक पदार्थ यहाँ पे ज्यादा हैं और फॉस्फेट यहाँ पे कम है।
यह क्षेत्र आमतौर पर लंबी घास और जंगलों से आच्छादित है और कई फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, जूट और सोयाबीन यहाँ पर उगता है। तो ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये तराई क्षेत्र है और तराई क्षेत्र में यहाँ पर धान की खेती हो रही है। तराई क्षेत्र के बाद गंगा के मैदान। गंगा के मैदान अगर हम इंडिया की भी बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन हम कहते हैं जिनको, तो नॉर्दर्न प्लेन गंगा का मैदान ही है। गंगा नदी ने जिस जमीन पर बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी छोड़ी है और जिसको प्लेन किया है, नदियों के द्वारा जो प्लेन हुई हैं, उन्हें ही हम गंगा का मैदान कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। जैसे तराई के क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी है, वैसे ही गंगा के मैदान में भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पर भी हर तरीके की फसल उगती है, जैसे कि धान, गेहूं और गन्ना। यहाँ दो प्रकार की मिट्टी मिलती है, एक खादर मिट्टी, गैर बाढ़ वाले इलाकों में खादर मिट्टी मिलती है और बाढ़ वाले इलाकों में जो है बांगर मिट्टी मिलती है। तो यहाँ दो प्रकार की मिट्टी मिलती है। गंगा का मैदान भी कंप्लीट कर लिया है हमने। अब आज का एक और टॉपिक है जो हमने पढ़ना था, वो था झीलें, उत्तराखंड की झीलें और लेक्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना था। चलिए वो शुरू करते हैं। लेक्स, झील क्या है? झील भूतल के विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। देखिए, जमीन पर, एक समतल जमीन पर या धरती के किसी भी कोने पर गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे कैसे बनते हैं? इसकी कोई भी वजह हो सकती है। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अंतरिक्ष से कोई पत्थर आए, धरती पर टकराए और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए। लेकिन इस गड्ढे को हम तब तक झील नहीं कहते जब तक वो गड्ढा पानी से ना भरा हो। तो जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो समुद्र के किनारे समुद्र का पानी उस गड्ढे में जा रहा हो, या चाहे वो किसी ग्लेशियर का पानी हो, जब तक इस गड्ढे में पानी नहीं जाएगा इसे हम झील नहीं कहते। जब किसी गड्ढे में, बड़े गड्ढे में पानी जमा हो जाता है तो हम उसे झील कहते हैं। झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार की यदि बात करें तो एक होता है फ्रेश वाटर लेक, जिसे हम मीठे पानी की झील कहते हैं। इसमें जो है पीने लायक पानी मिलता है, पीने लायक पानी इसमें जाता है, जैसे कि बारिश का पानी हो सकता है वो, या फिर वो नदी का पानी हो सकता है, या ग्लेशियर का पानी हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे फ्रेश वाटर लेक। इसका उदाहरण है जैसे वुल्लर झील, लोकतक झील, डल झील, ये उसकी एक उदाहरण है। दूसरी टाइप है साल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झीलें, जहां का पानी खारा हो, जैसे कि लोनार झील जो कि राजस्थान में है, और सांबार झील। हिमनद झीलें यानी ग्लेशियर लेक, तो नाम से पता लग रहा है ये वो वाली झीलें हैं जो ग्लेशियर की वजह से बनी है या ग्लेशियर के किनारे हैं, जैसे कि सतोपंत झील जिसमें कि सतोपंत ग्लेशियर का पानी आता है, या रूपकुंड। ये दोनों ग्लेशियर लेक की एक एग्जाम्पल है। इसके बाद एक आती है क्रेटर लेक। क्रेटर कैसे बनता है? क्रेटर मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष से जब कोई पत्थर धरती पे टकराए और बहुत बड़ा गड्ढा बन जाए तो उसे भी हम, मतलब कि वो भी जब पानी से भर जाता है तो उसे भी हम झील कहते हैं। तो उसी झील को क्रेटर झील कहा जाता है। फिर आता है आर्टिफिशियल लेक्स या मैन मेड लेक, यानी जो हम लोगों ने बनाई है, जो प्राकृतिक नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टिहरी झील। पहले हमने टिहरी डैम बनाया, फिर पानी इकट्ठा करने के लिए एक आर्टिफिशियल हमने लेक बनाई, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लेक, यानी टिहरी डैम एक आर्टिफिशियल लेक बनाता है जिसे हम टिहरी लेक कहते हैं। तो अब हमने टाइप्स भी जान ली हैं झीलों की। अब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। नैनीताल, देखिए उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है वहां पर सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं। नैनी लेक के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर वर्ष लाखों टूरिस्ट वहां जाते हैं। तो नैनी झील को ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह मनोरम 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
अब इसमें सवाल आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। पहला सवाल तो ये बनेगा कि जो ये लेक है ये किस जिले में है, जैसे कि नैनी झील कौन से जिले में है। और दूसरा, जो किसी झील की एक यूनिक जो फीचर होगा, यूनिक जो कोई खास बात उसकी होगी, उसके द्वारा सवाल बनाया जाएगा। जैसे यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी झील है जो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो इसका उत्तर होगा नैनी झील। और इस झील की जो खोज है वो कब की गई थी, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो वो की गई थी 1839 में, और किसके द्वारा की गई थी? पी बैरन के द्वारा। भीमताल, नाम से पता लग रहा है भीमताल यानी बहुत बड़ा ताल। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। अब ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है या झील कौन सी है, और गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। यह किस आकार की है? तो यह अंग्रेजी के शब्द सी आकार की जो है ये झील है, और इसके 3 कोने हैं। इसी ताल के तट पर भीमेश्वर महादेव जी का मंदिर भी स्थित है। नौकुचिया ताल, अब फिर इसके नाम से ही पता लग रहा है नौकुचिया ताल, यानी इसके 9 कोने हैं, और यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो यह भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन, कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो है नौकुचिया ताल। सतताल, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सतताल यानी यह 7 छोटी छोटी झीलों का एक समूह है, जिसे हम सतताल कहते हैं। नल दमयंती ताल, जिसमें 5 कोने हैं, वह भी इन 7 तालों में से ही एक है। तो सतताल कहां पाए जाते हैं? ये भी नैनीताल में ही पाए जाते हैं। खुरपा ताल, यह ऊंचे देवदार और पुराने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यह खूबसूरत झील नैनीताल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। नैनीताल जिले में पाई जाने वाली कुछ अन्य झीलें सरिया ताल, हरीश ताल, सूखा ताल आदि हैं। देखिए, जितनी भी झीलें पूरे उत्तराखंड में पाई जाती होंगी, वो सारी की सारी झीलों की लिस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दी जाएगी। वो आप हमारे स्टडी मटेरियल में बाद में पढ़ पाएंगे। नैनीताल को भारत के झील जिले के रूप में भी जाना जाता है। अब आप जान ही चुके होंगे कि नैनीताल को क्यों भारत का झील जिला कहा जाता है, लेक्स कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे तालाब पाए जाते हैं। श्यामा ताल, श्यामा ताल चंपावत में है। चंपावत शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। प्रसिद्ध झूला मेला जो लगता है वो यहीं लगता है, और प्रसिद्ध विवेकानंद आश्रम भी इसके तट पर स्थित है। झिलमिल ताल टनकपुर से चंपावत से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह आकार में अंडाकार है, यानी इसका जो आकार है वो अंडाकार है, और यह भी चंपावत में ही पाया जाता है। द्रोणाताल, यह काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, और महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा है। गिरिताल, गिरिताल भी काशीपुर में है। चामुंडा मंदिर और गिरिताल मंदिर के बीच में ये स्थित है। सुकुंड ताल बागेश्वर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुकुंड का अर्थ है सुंदर झील। स्थानीय लोगों का मानना है कि भीम ने इसी झील का निर्माण किया था। तड़कताल चौकुटिया में स्थित है, और यह मौसमी झील है। मौसमी झीलें वो होती हैं जहां जो मौसम के हिसाब से जिसमें पानी आ जाता है, पानी भर जाता है, और जब मौसम चला जाता है बारिश का तो वो झीलें सूख जाती हैं। सहस्त्रताल, सहस्त्रताल टिहरी गढ़वाल में है, और सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा तालाब है। उत्तरकाशी और टिहरी की सीमा पर यह स्थित है। यमताल और महासर ताल भी यहीं स्थित हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो जो है आप साथ साथ में नोट कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहस्त्रताल टिहरी और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है, और यह गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील है।
वासुकी ताल, वासुकी ताल भी टिहरी गढ़वाल में ही है। यह एक उच्च हिमनद झील है जो समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर है और टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग की सीमा पर यह स्थित है। रूपकुंड, रूपकुंड भी बहुत फेमस है, आपने कई बार बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री इसमें बनी है। रूपकुंड क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे नरकंकाल मिले थे और कई बार ये जो है पेपर में पूछा गया है सवाल कि इनमें से कौन सी झील है जहां पर नरकंकाल मिले। तो ये झील है रूपकुंड और कौन से जिले में है? ये है चमोली में, यह चमोली में है। और बेदनी बुग्याल जो हमने पिछले लेक्चर में जिसके बारे में पढ़ा था, बेदनी बुग्याल, बेदनी कुंड, तो उसी के नजदीक जो है ये झील है। इसे मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है और स्केल्टन लेक के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड, हेमकुंड भी बहुत ज्यादा फेमस है और ना सिर्फ टूरिज्म के लिए लेकिन धार्मिक महत्ता भी इसकी बहुत ज्यादा है। खासकर सिख धर्म से इसका बहुत बड़ा संबंध है। हेमकुंड रूपकुंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब के पास स्थित है। इसे बर्फ की झील से भी के नाम से भी जाना जाता है। तो हेमकुंड साहिब की आपको कहानी पता ही होगी। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्ण जन्म में जो है तपस्या की थी। इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये सिख लोगों के लिए काफी ज्यादा श्रद्धा का केंद्र है। सतोपन ताल, सतोपन ताल यह बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके 3 कोने हैं। यह झील अलकनंदा नदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सतोपन ताल अलकनंदा नदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सतोपन ताल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि सतोपन ग्लेशियर की वजह से ये ताल बना है और इसके 3 कोने हैं, बद्रीनाथ के नजदीक है और अलकनंदा नदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। यह उत्तराखंड में ऊखीमठ चोपता मार्ग पर मस्तूरा और सारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूर एक झील है। यहां से सुंदर चौखंबा चोटी को देखा जा सकता है। तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने लिस्ट दी है। बहुत सारी लेक्स हैं जैसे मंसूर ताल, टिहरी गढ़वाल, अप्सरा ताल, टिहरी गढ़वाल, भिलंग ताल, टिहरी गढ़वाल, दूध ताल, पौड़ी गढ़वाल, बेनीताल चमोली, विष्णु ताल चमोली, सुख ताल चमोली, डोडी ताल उत्तरकाशी, काना ताल उत्तरकाशी, नचिकेता ताल उत्तरकाशी, गांधी सरोवर रुद्रप्रयाग, बधानी ताल रुद्रप्रयाग, दिव्य सरोवर हरिद्वार और चंद्र ताल देहरादून आदि झीलें हैं। तो इसके आपको अलग से पीडीएफ भी दे दी जाएगी जिसमें कि सब झीलें लिखी होंगी और वो झीलें कौन से जिले में है ये भी उसमें जानकारी दी गई होगी जिसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आज हमने गंगा के मैदान, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।